हेलो स्टूडेंट्स, जो हमारा लेसन है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, उसी लेसन को हम आगे करते हुए आज हम डिस्कस करेंगे सेल वॉल के बारे में। तो सेल वॉल के बारे में देखो, अगर हम बात करें प्लांट सेल की, उनमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा आउटर कवरिंग होगी जिसको हम नाम देंगे सेल वॉल, जिसको कोशिका भित्ति या कोशिका झिल्ली बोल सकते हैं। तो इसी लाइन को दोबारा से रिपीट दिया हुआ आगे, सेल वॉल लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर क्या होती है? सेल वॉल होती है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें प्लांट सेल की, प्लांट सेल वॉल जो होती है वो किससे बनी होती है? वो सेलुलस से मिलके बनी होगी। ठीक है। अब सेलुलस क्या होता है? सेलुलस होता है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। ठीक है, जो क्या काम करेगा? प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू प्लांट्स, पौधों को जो उनकी बनावट है उसकी मजबूती देगा। ठीक है। जब कोई भी प्लांट सेल वाटर का लॉस करेगी ऑस्मोसिस की प्रोसेस के थ्रू, देयर इज श्रिंकेज एंड कंट्रक्शन ऑफ द कंटेंट ऑफ द सेल अवे फ्रॉम द सेल वॉल। उसके अंदर सिकुड़ना है या उसका फैलना है, वो जब भी वाटर का लॉस होता है ऑस्मोसिस की प्रोसेस के थ्रू, तो वो सेल वॉल से जो सेल की जो सेल वॉल होती है वहीं से हो गया, और इस पूरे फिनोमेना को हम बोलेंगे प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है। आगे इससे रिलेटेड एक एक्टिविटी भी दे रखी है, आप उस एक्टिविटी को भी देख सकते हैं। ठीक है। ये एक्टिविटी जितनी भी हमारी इस लेसन में एक्टिविटी है वो सारी एक्टिविटी हम एट द एंड ऑफ दिस लेसन, इस लेसन के बिल्कुल एंड में चल के करेंगे। ठीक है। तो आगे देखो, जो सेल वॉल होगी हमारी वो क्या करती है? परमिट द सेल ऑफ प्लांट्स, फंगी एंड बैक्टीरिया टू विथस्टैंड वेरी डाइल्यूट एक्सटर्नल मीडिया विदाउट ब्रशिंग। कहने का मतलब क्या है? जो सेल वॉल होती है सेल्स की, प्लांट्स के अंदर हो, चाहे फंजाई बोलते हो, चाहे बैक्टीरिया हो, उन सभी में ये क्या उनको एक्सटर्नल मीडिया देने का काम करेगी। ठीक है। और जो इस तरह का जो मीडिया होगा सेल्स का, वो क्या करेगा? वाटर को लेने का काम करता है ऑस्मोसिस की प्रोसेस के थ्रू, जो हम बार बार रिपीट कर रहे थे, सेल के अंदर वाटर की एंट्री होती है, उसमें ये हेल्पफुल होगा। जो सेल है वो क्या करेगी? स्वेल्ज बिल्डिंग अप प्रेशर अगेंस्ट द सेल वॉल। सेल वॉल के अपोजिट क्या है? वो प्रेशर बनाने का काम करेगी। जो वॉल होगी वो क्या करेगी? वो भी इक्वल प्रेशर बनाने का काम करेगी जो स्वोलन सेल है उनके अपोजिट। और इसी वजह से बिकॉज ऑफ देयर वॉल्स सच सेल्स कैन विदस्टैंड मच ग्रेटर चेंजेस इन द सराउंडिंग मीडियम देन एनिमल सेल्स। और यही पॉइंट हमारा यहाँ से क्लियर होता है। अगर हम प्लांट सेल और एनिमल सेल का कंपैरिजन करते हैं तो जो ज़्यादा चेंजेज होते हैं सराउंडिंग इन्वायरमेंट में प्लांट सेल के अंदर ज़्यादा होते हैं एनिमल सेल के कंपैरिजन में। ये तो था हमारा टॉपिक सेल वॉल का। अब हम आगे करते हैं न्यूक्लियस, जिसको हम केंद्रक भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, जो हमने पीछे डायग्राम किया था हमारा ओनियन पिल्स का, उसके अंदर हमने न्यूक्लियस वर्ड देखा था। तो व्हाट हैड पुट आयोडीन सॉल्यूशन ऑन द पिल्स, तो हमने उस पर आयोडीन सॉल्यूशन को लिया था, क्यों लिया था? इसके अलावा हम यहाँ पे ट्राई आउट करेंगे, विदाउट आयोडीन सॉल्यूशन को उसको रखने की कोशिश करेंगे, और फिर देखते हैं दोनों में डिफरेंस क्या आएगा। जब हम आयोडीन सॉल्यूशन कर रखेंगे पिल्स के अंदर, तो इसने बोला है क्या हर एक सेल कलर्ड होगी? जो केमिकल सॉल्यूशन होगा, केमिकल कंपोजिशन होगी, वो क्या होगी? डिफरेंट रीजन्स ऑफ सेल गेट कलर्ड डिफरेंटली। अलग अलग जो हिस्से हैं उन सभी में जो कलर होगा वो अलग अलग होगा। कुछ रीजन्स ऐसे होंगे जहाँ पर डार्क कलर होगा दूसरे रीजन की कंपैरिजन में। इसके अलावा अगर हम बात करें आयोडीन सॉल्यूशन के बारे में, अपार्ट फ्रॉम आयोडीन सॉल्यूशन वी कुड आल्सो यूज सेफेराइन सॉल्यूशन और मिथाइल ब्लू सॉल्यूशन टू स्टेन द सेल्स। अगर हमारे पास आयोडीन सॉल्यूशन नहीं है तो हम सेफेराइन सॉल्यूशन भी ले सकते हैं और मिथाइल ब्लू सॉल्यूशन भी ले सकते हैं, और वहीं से हम इसके बारे में ऑब्जर्व करेंगे। उसके बाद देखें आगे फिर हमारी एक और एक्टिविटी दे रखी है। उसके बाद हम करते हैं न्यूक्लियस के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए। तो देखो, जो न्यूक्लियस होता है उसमें क्या डबल लेयरिंग होगी, और जो डबल लेयरिंग होगी उसको हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसमें पोर्स यानी कि छेद होते हैं जो किस चीज़ को अलग करेंगे? जो मटेरियल होते हैं उनके ट्रांसफ़र को इनसाइड द न्यूक्लियस टू इट्स आउटसाइड, दैट इज़ टू द साइटोप्लाज्म। यानी कहने का मतलब क्या है? न्यूक्लियस के अंदर जो पोर्स होंगे वो इनसाइड से आउटसाइड तक मटेरियल का ट्रांसफ़र करना है, या आउटसाइड से इनसाइड, उस पर
उसको अलाउ करने का काम करेंगे। इसके अलावा बात करें न्यूक्लियस की, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स भी होते हैं, ठीक है, जो रोड शेप स्ट्रक्चर में होते हैं, ठीक है। कब होते हैं? जब सेल डिवाइड होती है। जो क्रोमोसोम होते हैं उनमें इसके अलावा जो पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन में जो इन्फॉर्मेशन जाएगी, जो करैक्टर जाएंगे, जो डीएनए की वजह से जाते हैं, डीएनए को बनाने का काम भी इनका होगा। और डीएनए की फॉर्म क्या होगी? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। जो क्रोमोसोम होते हैं वो किस किस से मिलकर बने होते हैं? डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। जो डीएनए होते हैं वो किसके लिए ज़रूरी है? सेल कंस्ट्रक्शन एंड ऑर्गेनाइजिंग, कोशिका के निर्माण में काफ़ी हेल्पफुल है, ठीक है। जो डीएनए के फंक्शनल सेगमेंट होंगे वो हम उनको बोल सकते हैं जीन्स, जिसको हम गुणसूत्र भी बोल सकते हैं। अगर हम किसी भी सेल के बारे में अगर बात करें, अगर वो डिवाइड नहीं होती तो क्या होगा? दिस डीएनए इज प्रेजेंट एज पार्ट ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल, उसके अंदर जो डीएनए है वो क्रोमेटिन मटेरियल की तरह से काम करेंगे। और जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो क्या होते हैं? विजिबल एज इंटेंगल्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। जो क्रोमेटिन होते हैं वो हमें दिखाई देंगे किस तरह से, जो धागे की संरचना होती है ना, बनावट होती है उस तरीके से, ठीक है। और जब सेल डिवाइड होना शुरू हो जाती है, डिवाइड होने के नियर बाई होती है, तो क्रोमेटिन मटेरियल जो होते हैं वो क्या करेंगे? गेट ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम, क्रोमोसोम में वो बनना स्टार्ट हो जाएंगे। जो न्यूक्लियस होता है वो यहाँ पर सेंट्रल रोल प्ले करेगा, किसके अंदर? रिप्रोडक्शन के अंदर, सेलुलर रिप्रोडक्शन के अंदर। और जो प्रोसेस होगी वो क्या होगी? बाय विच ए सिंगल सेल डिवाइड्स एंड फॉर्म टू न्यू सेल्स। एक सेल डिवाइड होगी और उसके टूटने से दो नई सेल बनना स्टार्ट हो जाएंगी। इसके साथ साथ अगर हम इसके बारे में बात करें, इन्वायरमेंट के अंदर जो सेल होती हैं वो अपना डेवलपमेंट करेंगी, और करने के बाद व्हाट फॉर्म इट विल एक्सहिबिट एट मैच्योरिटी बाय डायरेक्टिंग द केमिकल एक्टिविटीज ऑफ सेल्स। और उनमें क्या क्या बदलाव आएगा मैच्योरिटी के टाइम, वो सारे के सारे पॉइंट, और क्या बनाएंगी, वो जितनी भी हम सेल एक्टिविटी करेंगे वहाँ से हमारा क्लियर होगा। कुछ ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करें, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, उनमें जो न्यूक्लियर रीजन होता है सेल का वो क्या होता है? पुअरली डिफाइंड ड्यू टू एब्सेंस ऑफ ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना होने की वजह से वहाँ पे न्यूक्लियर रीजन को हम ज़्यादा शो नहीं कर पाते, या ज़्यादा उसके बारे में एक्सप्लेन या देख नहीं पाएंगे। इस तरह से जो अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन होगा उसमें क्या है? न्यूक्लिक एसिड होगा, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड। और इस तरह के जो ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की एब्सेंस होती है उनको बोलते हैं प्रोकैरियोट। तो यहाँ प्रो का मतलब है प्रिमेटिव या प्राइमरी, और कैरियोट का मतलब कैरी ऑन न्यूक्लियस। जो ऑर्गेनिज्म विद सेल हैविंग ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं उनको बोलते हैं यूकैरियोटिक, जिनमें एब्सेंट होते हैं उनको क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक। जो प्रोकैरियोटिक सेल होगी उनके अगर बारे में बात करें, आल्सो लेक मोस्ट ऑफ दिस साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलिज, उनमें ऑर्गेनेलिज की भी कमी होगी। उसके बाद देखो आगे मैनी of the function of such organelles are also performed by poorly organized part of the cytoplasm। और यहाँ पर जो काम होगा इस तरह के ऑर्गेनेल्स का वो किसके द्वारा किया जाएगा? साइटोप्लाज्म के अलग अलग पार्ट के थ्रू किया जाएगा। जो क्लोरोफिल होती है फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया के अंदर, वो क्या करेगी? इज एसोसिएटेड विद मेम्ब्रस वेसिलस, यानी उसमें बैग लाइक स्ट्रक्चर होगी। लेकिन अगर हम बात करें बट नॉट विद प्लास्टिड एज इन यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल में तो प्लास्टिड के साथ होते हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक में ऐसा नहीं होगा। उसके बाद हमारा डायग्राम देखें आप यहाँ पर, ये हमारा डायग्राम है प्रोकैरियोटिक सेल का, ठीक है। ये हमारी प्रोकैरियोटिक सेल, ये न्यूक्लियोइड्स हो गए, राइबोसोम हो गए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल। इसके बाद हम आगे हमारी टेबल भी दी मिलेगी प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के डिफरेंस के बारे में, तो वो टेबल आप यहाँ से देखें। जो प्रोकैरियोटिक सेल है और यूकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल का साइज़ हमारा यहाँ पर दे रखा है, माइक्रोमीटर होता है ये, ठीक है। इसके अलावा न्यूक्लियस रीजन के बारे में बताया हुआ है, यहाँ पे न्यूक्लियर वेल डिफाइंड होगा, यहाँ पे पुअरली डिफाइंड होगा, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड होगा। क्रोमोसोम सिंगल होंगे, इसमें एक से ज़्यादा होंगे। जो मेम्ब्रेन बाउंड होगी सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होगी, इसमें प्रेजेंट होगी, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट टॉपिक हमारा साइटोप्लाज्म के बारे में। साइटोप्लाज्म के बारे में हम यहाँ ध्यान से देखेंगे। व्हेन वी लुक एट द
टेम्परेली माउंट ऑफ ऑनियन पील, जब प्याज के छिलके को देखते हैं तो उसकी स्ट्रक्चर जो ह्यूमन चिकवेल सेल्स होती है, मनुष्य गालों की जो कोशिकाएं होती हैं उनकी तरह से दिखाई देगी, ठीक है। और इस तरह से हर एक सेल का जो लार्ज एरिया अगर उसके बारे में ध्यान से देखा जाए तो वो सेल मेम्ब्रेन के द्वारा कवर्ड होगा या एनक्लोज्ड होगा। और जो इस तरह का रीजन है वो क्या करेगा, टेक्स अप वेरी लिटिल स्टेन, और इसी को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के बारे में अगर हम बात करें, साइटोप्लाज्म क्या कहता है, एक फ्लूइड होता है जिस क्या होता है, कंटेंट्स इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एक फ्लूइड की तरह से होता है। इसमें कई सारी स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनेलीज होंगी और हर एक सेल ऑर्गेनेलीज का अपना स्पेसिफिक फंक्शन होगा सेल्स के अंदर, ठीक है। जो हमारी सेल ऑर्गेनेलीज हैं उनके आर इनक्लोज्ड बाय मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के थ्रू उनको बाउंड रखा जाएगा या इनक्लोजिंग का काम होगा। अगर हम बात करें प्रोकैरियोट्स के बारे में, जिनमें न्यूक्लियर रीजन एब्सेंट होता है, वहाँ पर क्या होगी, जो मेम्ब्रेन है वो क्या करेंगे, बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज आर आल्सो एब्सेंट, उनके अंदर जो सेल ऑर्गेनेलीज है वो बिल्कुल एब्सेंट होगी और वहाँ उनको ये बोल सकते हो वहाँ पर वो बाउंड नहीं हो पाएंगी। दूसरी तरफ अगर हम बात करें यूकैरियोटिक सेल की, उनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है और इसके साथ साथ जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं वो भी इनक्लोज्ड होंगे। जो यहाँ पर जो मेम्ब्रेन है इनका सिग्निफिकेंस के बारे में बात करें तो हम इसको वायरस के एग्जांपल से कर सकते हैं। जो वायरस होता है क्या होता है, लेक मैनी मेम्ब्रेन्स एंड हेंस डू नॉट शो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ अंटिल दे एंटर ए लिविंग बॉडी एंड यूज इट्स सेल मशीनरी टू मल्टीपल्स। वायरस को हम लिविंग में भी रखते हैं और नॉन लिविंग में रखते हैं, ठीक है। तो वो किस वजह से होता है, आज हम पॉइंट क्लियर कर लेते हैं। जो वायरस होता है उनके अंदर इस तरह की मेम्ब्रेन तो होती नहीं, इसी वजह से क्या वो अपने कैरेक्टरिस्टिक्स शो नहीं कर पाते अपनी लाइफ के दौरान। वो कब शो करेंगे, जब वो किसी लिविंग बॉडीज के अंदर एंट्री करेंगे, उसी के बाद अपना नंबर बढ़ाएंगे और बढ़ाने के बाद इस तरह से वो अपने आप को शो कर पाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम आगे, ये हमारी प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल की स्ट्रक्चर है, ठीक है। जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा हमारा सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में, ठीक है। तो सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में कर लेते हैं, जो वर्ड हमारा बार बार यूज हो रहा है सेल ऑर्गेनेलीज, उसके बारे में क्लियर कर लेते हैं। तो देखो ध्यान से, एवरी सेल हैज़ ए मेम्ब्रेन अराउंड टू इट कीप इट्स ओवन कंटेंट सेपरेट फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। बाहरी वातावरण से दूर रखने के लिए हर एक सेल के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होती है। लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सेल्स, जो जटिल और बड़ी कोशिकाएं होती हैं, जिनके अंदर हम सेल्स के बारे इंक्लूडिंग सेल फ्रॉम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जिसमें बहुकोशिकीय जीव है उनकी कोशिकाओं को भी रखा जाएगा। उन सभी को क्या है, बहुत सारी केमिकल एक्टिविटीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, किसके लिए, टू सपोर्ट देयर कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर, जो उनकी बनावट उसको सपोर्ट करने के लिए, इसके अलावा जो उनकी फंक्शनिंग है उसमें भी हेल्प करने के लिए। तो टू कीप दीज एक्टिविटीज़, और जितने भी ये हमारे क्रियाकलाप होंगे ऑफ डिफरेंट काइंड्स, जो अलग अलग प्रकार की जो एक्टिविटी हम करेंगे उन सभी में उनमें अलग अलग प्रकार मिलेंगे जब उनको एक दूसरे से अलग अलग करेंगे। और जो ये सेल्स होंगी, ये जिस मेम्ब्रेन का यूज करेंगी उनकी जो स्ट्रक्चर होगी वो लिटिल स्ट्रक्चर होगी, छोटी स्ट्रक्चर होगी, और उसी छोटी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ऑर्गेनेलीज, ठीक है। तो यहाँ से क्या, दिस इज द वन फीचर ऑफ द यूकैरियोटिक सेल दैट डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम प्रोकैरियोटिक सेल। और उस सेल ऑर्गेनेलीज के होने की वजह से ही प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस पता लगता है। यानी ये एक ऐसा रीजन है जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस शो करता है, क्योंकि एक में सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती है और एक में सेल ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होती है। और जो ये ऑर्गेनेलीज होती हैं इन सभी को हम देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से। विदाउट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हम इनको नहीं देख पाएंगे। इसके अलावा हमने न्यूक्लियस के बारे में पीछे किया था, इसके अलावा कुछ और एग्जांपल सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो वो क्या क्या है, एक तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपर्चस, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, इन सभी के बारे में हम पॉइंट टू पॉइंट करेंगे और ये सब करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। आशा करते हैं यहाँ तक आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। आपको ऐसा भी लगेगा काफ़ी बोरिंग टॉपिक है, लेकिन काफ़ी यूजफुल होगा और जानकारी के लिए ज़रूरी भी है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू। और इसके अलावा एक बात आपको बताना भूल गए, यहाँ से हमारा क्वेश्चन बनता है प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस का। और इसके साथ साथ जो हमने आज लर्न किया है सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में, इसके अलावा न्यूक्लियस के बारे में,
साइटोप्लाज्म के बारे में, वो सभी के सभी हर एक टॉपिक पर आपने अपने नोट्स तैयार करने हैं। सेल वॉल के ऊपर भी, न्यूक्लियस के ऊपर भी। इसके अलावा जो हमने आगे किया था हमारा साइटोप्लाज्म, उसके बारे में भी, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस, सेल ऑर्गेनेलिज के बारे में भी। यहाँ तक जितने भी हमारे पॉइंट बनते हैं उन सभी पर आप हर एक पॉइंट पर नोट्स तैयार करेंगे, हर एक पार्ट्स पर। ठीक है, थैंक यू।